नमस्कार पंकज कुमार जी। नमस्ते जी। फिर से पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद, तो धन्यवाद, धन्यवाद। आजकल के दिनों में संचलन की बड़ी धूम मची हुई है देश भर में। रील पे, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है संचलन। गणवेश में पहन करके बहुत सारे जो नए-नए लोग जुड़ रहे हैं वो भी फ़ोटो वोटो डाल रहे हैं, क्या बात है। बड़ी धूम मची हुई है। नहीं, धूम जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन आरएसएस को काम करते 100 साल हो रहे हैं, 100वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है संघ ने। और जब समाज जीवन के केंद्र बिंदु में आ गए हैं तो एक बहुत बड़ा वर्ग उपेक्षा से अपेक्षा में जब संघ की स्थिति बनी है, तो जैसा मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि संघ में आने वालों की संख्या वो लगातार लगातार बढ़ रही है। विजयदशमी पर शक्ति का प्रदर्शन, समाज की सज्जन शक्ति, और वो सज्जन शक्ति संगठित शक्ति के रूप में समाज को भी दिखे, तो इसलिए संचलन के आयोजन रहते हैं। और अब ये जो सं सबको ध्यान में आ गया है, कभी विजयदशमी आई है तो संघ के संचलन निकलेंगे। ये जो संचलन मतलब ऊपर से ही तय होते हैं या फिर अपने-अपने स्तर पर लोग तय करते हैं? विजयदशमी जैसे शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रहता है, तो सब शाखाओं को आग्रह रहता है, उस समय गणवेश इत्यादि के अंदर सब स्वयंसेवक इकट्ठे होते हैं। तो नगर इकाइयां हैं, खंड इकाइयां हैं, वो अपने अपने हिसाब से योजना बनाते हैं। उस योजना से संचलन की जब योजना कर लेते हैं तो संचलन निकालते हैं। लेकिन हाँ, वर्ष में एक बार वो हर इकाई अपने संचलन का आयोजन कर लेती है। स्थान स्थान की अपनी अपनी योजना रहती है कि जिले का संचलन करना है कि खंड का संचलन करना है। तो इसलिए आपको लगता है कभी संचलनों की धूम है क्या, तो वो क्रमबद्ध है, हर वर्ष होता है। ये शताब्दी वर्ष के कारण तो नहीं हो रहा है या इसके कारण हो रहा है कि भाई 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं या 100 वर्ष प्रारंभ हो रहा है अभी? नहीं, कोई शताब्दी वर्ष के कारण से ही नहीं। विजयदशमी जो मैंने बताया कि संघ स्थापना दिवस मना रहा है, तो स्थापना तो एक प्रसंग जुड़ा है। बाकी सज्जन शक्ति, धर्म की जीत, सत्य की जीत, सत्य की विजय का ये अवसर है, सत्य धर्म के नाते से। और शक्ति की उपासना का दौर है, तो इसलिए शक्ति का सामर्थ्य जो है वो समाज के सामने आना चाहिए, इसलिए संचलन है। संघ स्थापना के लिए संचलन निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं। तो इस बार एक संचलन बड़ा धूम में रहा, बड़ा यूँ ज़ोर-शोर से सोशल मीडिया पर भी बड़ा बड़ा चला। ये जेएनयू के अंदर जो संचलन हुआ, इसका बड़ा क्या है ये जेएनयू के अंदर संचलन का? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जेएनयू में पहली बार संचलन नहीं था, पिछली बार भी निकला है पर संचलन इस तो। बार जो सोशल मीडिया पे और मुद्दे खूब रहे इस बार मीडिया पर। हाँ, पिछली बार भी रहा, इस बार भी रहा, थोड़ा सबके और अधिक ध्यान में आया होगा। एक साल और बीता है तो 23 में भी निकला, 24 में भी निकला है, तो थोड़ा और हो गया। संभव है अगले वर्ष 100 साल पूरे हो चुके होंगे, तो और ज्यादा वो अच्छी मात्रा में, जैसे मैंने कहा, संघ का काम बढ़ रहा है। तो जैसे सब स्वयं सब स्थानों पर संघ के साथ आकर्षण बढ़ा है, लोग जुड़ रहे हैं, तो जेएनयू में भी पढ़ने वाले जो हैं विद्यार्थी, वो देश की माटी के ही इसी के बेटे हैं, तो इसलिए वो भी संघ के साथ आ रहे हैं। संघ का कार्य वहाँ बढ़ रहा है, शाखा बढ़ रही है, वहाँ पर आकर्षण भी है। तो स्वाभाविक रूप से जब संचलन निकलता है तो सारे स्वयंसेवक गणवेश पहन करके एकत्र आते हैं, प्रसंग पर एकत्र आते हैं, तो थोड़ी और संख्या वृद्धि भी होती है। उनको देख करके राष्ट्रभक्ति का भाव सब में हिलोरे मारता है, वो जो सज्जन शक्ति है वो सब एकत्र होने की दिशा में आती है। तो इसलिए जेएनयू का भी अच्छा संचलन निकला, सबने देखा ही है। मतलब ये चमत्कार नहीं है, उसी जेएनयू के अंदर पहले देश विरोधी नारे लगते थे, आज भारत माता की जय होती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगने वाले, आज भारत माता की जय के उद्घोष लग रहे हैं। अ, चमत्कार तो नहीं, क्योंकि किसी भी चमत्कार से संघ का काम बनता है ऐसा नहीं होता। संघ के काम की तो एक विधि है। हमारे यहाँ कहते हैं ना, मूल सिंचन के बिना तो वृक्ष सरसाते नहीं। इसी प्रकार नित्य शाखा जो है वो मूल सिंचन है। हाँ, परिणाम आने के लिए जब तक प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, तो वो लंबी प्रक्रिया है, वो लगातार लगातार चलती रही है। तो हाँ, अराजक तत्व रहे हैं वहां पर, वहां का एक पुराना इतिहास भी है। लेकिन संघ के काम के लगातार प्रयास, सज्जन शक्ति को जागृत करना, सतत उनको संपर्क करते रहना, वो अपना काम पहले से करते आए हैं, संघ के लोग भी अपना काम। हाँ, बस अंतर इतना ही है कि उसका स्वरूप स्पष्ट रूप से संचलन हुआ और देखने वालों ने अब देखा, उनकी नजर में भाया, काम तो लगातार चल ही रहा था, ऐसा ही है।
कुल मिला के अभी थोड़ा जो संचलन है वो होने लगे या बड़े कार्यक्रम बाहर में होने लगे, बाकी संघ का कार्य और वो पहले से ही होता रहा वहाँ। संघ का रोज का काम जो है वो इस प्रकार का नहीं है कि उसको प्रचारित प्रसारित किया जाए या सबकी नजर में सहज आ जाए। एक प्रक्रिया है, मैदान पर प्रतिदिन आना, वहां के शाखा के शारीरिक कार्यक्रमों में भाग लेना और उसमें भाग लेते लेते जो कार्यक्रम हैं उनके साथ सहजता से घुलना मिलना, एक अनुशासित स्वरूप में आ जाना, सूचना का पालन करने का अभ्यास, अपने देश के मान बिंदु गौरव बिंदु, उनका एक स्वाभिमान बोध, ये कार्यकर्ता निर्माण की क्रमशः विधि है। उस क्रम के अंदर वो विधि लगातार चलती है, तो वो रोज तो दिखती नहीं। रोज तो दिखता है कि मैदान पर एक 5 7 10 से लेकर के 20 25 तक तरुण युवा विद्यार्थी वो कुछ शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, कुछ हलचल कर रहे हैं, कुछ खेल खेल रहे हैं, लाठी घुमा रहे हैं। रोज का दृश्य ऐसा ही दिखता है, लेकिन यही मूल सिंचन है, यही संस्कार व्यवस्था है जो संघ की स्थापना से लगातार चलती आई और उसी में से कार्यकर्ता निर्माण हुए। उत्सव प्रसंग कार्यक्रम जब होते हैं तो फिर एक सामूहिक दृश्य प्रदान होता है, वो दृश्य सबके सामने आता है, उसमें से लगता है ओहो संघ की ताकत इतनी बढ़ गई क्या। तो वो क्रमबद्ध है, वो कोई चमत्कार नहीं है। इसलिए इस बार ये कहेंगे कि जी चमत्कार हो गया, नहीं, ऐसा चमत्कार नहीं है। ये कार्यकर्ताओं का प्रयास प्रयत्न, रोज रोज का समय समर्पण, एक दूसरे से जो संघ की पद्धति है, आत्मीयता, बंधुत्व, प्रेम, उसके आधार पर लक्ष्य पवित्र है ना, उद्देश्य पवित्र है, उस पवित्रता के साथ खड़े हुए। अभी आपने कहा कि ताकत दिखती है, तो हम्म। ये कार्यक्रम संचलन ताकत दिखाने के लिए कर रहे हैं? संघ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है, संघ अपनी ताकत दिखाना चाहता है, तो ऐसा नहीं है। संघ तो सज्जन शक्ति को सबको एक साथ लाना चाहता है, सज्जन समाज को ये विश्वास दिलाना चाहता है कि संगठित समाज चाहिए। पूजनीय सरसंघ चालक जी ने भी और सबके सामने लाए ही हैं। बांग्लादेश की घटना हम सबके सामने उदाहरण है। तो विभाजित जब तक समाज रहेगा तो उसकी क्या क्या हानि होती है ये हम सब ने देखा है। संगठित होना ही चाहिए। तो वो जो सारे हैं सज्जन शक्ति, उसको भी एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। संघ के कार्यकर्ता उत्प्रेरक की भूमिका में आते हैं, समाज अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढता है। तो ऐसा एक विश्वास दिलाने का काम, उसके लिए संघ का संचलन है। शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं, कि शक्ति की आवश्यकता का अनुभव हम करते हैं ना, नवरात्र करते हैं सभी, उस नवरात्र में शक्ति की उपासना ही करते हैं। और शक्ति की उपासना ये करते हुए समाज की सामूहिक शक्ति का प्रगटीकरण हो, ये विजयदशमी पर होता है और ये करते हैं। ये संचलन केवल जेएनयू के अंदर ही हुए हैं या और भी कहीं संस्थागत कहीं हुए हैं ऐसे संस्थानों पर? शक्ति समाज के सामने आनी है तो सर्वदूर आनी है। वो केवल जेएनयू में प्रदर्शन नहीं होना है, तो किसी एक ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होना है। सर्वत्र जहां जहां हमारी उपस्थिति है, कहते हैं ना भारतवर्ष की सीमाएं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और अटक से लेके कटक तक जब बोलते हैं हम, तो आज अटक तो नहीं, लेकिन हाँ पश्चिमी सीमा से लेकर के पूर्वी सीमा तक जो भारत का अपना संवैधानिक भौगोलिक क्षेत्र है, उस पूरे में जहां पर संघ के कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, सब स्थानों के ऊपर कहीं शस्त्र पूजन, कहीं संचलन के कार्यक्रम वो विजयदशमी पर रहते हैं। तो इसलिए वही नहीं, तो ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के नगरीय महानगरीय क्षेत्रों में सब जगहों पर ऐसे कार्यक्रम। मतलब और भी संस्थानों जो बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय और वहाँ भी होते हैं कुल मिलाकर के ऐसा? हाँ, विश्व वो स्थान, जैसे मैंने कहा कि स्थानीय इकाई जैसा तय करती है उसके आधार पर है। कोई केंद्र से सूचना है कि सब मिल करके करेंगे, ऐसा नहीं होता। संघ सामूहिकता के आधार पर चलता है। एक स्थान के कार्यकर्ता मिल बैठ करके निर्णय करते हैं, एक मिल बैठ करके तय करते हैं कि इस बार इस इकाई का संचलन निकालेंगे, तो उसके आधार पर वहां का संचलन निकलता है। अब किसी और जगह पर किसी विश्वविद्यालय इकाई ने, किसी छात्रावास इकाई ने, किसी एक बस्ती इकाई ने, किसी एक मंडल इकाई ने अपना संचलन तय किया है, अपने से वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में लाए हैं कि हमने अपना संचलन तय किया है, उसके अनुसार संचलन निकालते हैं। तो जेएनयू में संचलन निकला है, और भी जगह निकलेगा, और भी जगह निकले हैं, इसमें कोई आपत्ति का विषय भी नहीं। ये राष्ट्रीय विचार की दशा क्या है और संस्थागत जो स्वीकार्यता है वो कितनी है?
संघ कार्य को लेकर के और ऐसे। हाँ, संघ जब किसी को अपना विरोधी नहीं मानता तो स्वीकार्यता में तो कोई किंतु परंतु का विषय ही नहीं है। हाँ, गेंद हमारे पाले में है कि हम वहां तक कब पहुंच पाते हैं, यानी कार्यकर्ता शक्ति जो विकसित करनी है, हम समाज तैयार बैठा है, वहां तक हमारी पहुंच कब तक होती है। उद्देश्य और संघ का लक्ष्य ये एकदम पवित्र है, तो इस पवित्रता की स्वीकार्यता तो सब जगह है, हमारे ही जाने की पहुंचने की देर है। इसलिए कार्यकर्ता शक्ति इतना विस्तार तो हो कि नीचे जाने के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ता वो चाहिए। कार्यकर्ता निर्माण वो शाखा के माध्यम से होता है। तो विचार की स्वीकार्यता सतत है, सर्वत्र है। किसी भी जगह पर ऐसा नहीं है कि संघ का कोई विरोध है क्या। हाँ, छुटपुट अपने को कभी कभी दिखता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक या अपना स्वार्थ भाव है। अन्यथा समाज स्तर पर संघ का कोई विरोध करता है ऐसा कहीं भी कोई दृश्य नहीं है। स्वागत ही स्वागत है, तैयार बैठे, आग्रह आगे होकर के कि हमारे क्षेत्र में शाखा खोलिए, हमारे मोहल्ले में किसी कार्यकर्ता को नियुक्त करिए, हमारे गांव में किसी को भेजिए, ऐसी सर्वत्र है क्षमता। ये थोड़ा शाखाओं के माध्यम से कार्यकर्ता जो निर्माण है उसकी गति वो और बढ़ती जाएगी। धीमे धीमे जैसे स्थान संघ स्थापना से पहुंचे, आज 75,000 स्थानों के ऊपर शाखाएं प्रतिदिन की है, 1 लाख स्थानों के लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। इस प्रकार से स्वीकार्यता सब जगह है। संघ कार्य तो गाँव में भी जाकर के हो जाता है। तो ये जो अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थी है, यहाँ जाकर के संघ का कार्य करना, उनको पढ़ाई से डिस्टर्ब करना, या कुल मिला के जो विद्यार्थी है जो बड़े विश्वविद्यालय और बड़े संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको क्यों डिस्टर्ब करना? पढ़ने दो उनको, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो नागरिक वो भी हैं, और भावी नागरिक नहीं है, वो वर्तमान के नागरिक है। देश का युवा वो आज केवल डिग्री ले लेना चाहता है ऐसा नहीं है, तो वो देश में अपनी भूमिका चाहता है, और इसलिए वो आगे होकर के इस अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। तो उनको राष्ट्रभक्तिपूर्ण ऐसे कार्यों से अलग रखना क्या न्यायपूर्ण है? संस्कार की उम्र वो परिवार में आने के साथ, जन्म लेने के साथ वहां से आरंभ होती है। राष्ट्रभक्ति के संस्कार भी समझदारी आने के साथ साथ उसी समय आरंभ होने चाहिए। और इसलिए शाखाओं पर आप देखते होंगे खेल कबड्डी के लिए भी एक शिशु स्वयंसेवक से लेकर के बाल स्वयंसेवक तक सब आते हैं और आएंगे भी क्रमबद्ध। जहां तक की बात है तो संघ के तृतीय सरसंघ चालक जी ने कहा भी है, युवाओं को दुर्व्यसन से बचाए रखने के लिए तो सद संस्कार अगर नहीं होंगे तो बहुत संभावनाएं हैं भटकने की, और आयु भी है। इसलिए इस सर्वाधिक ऊर्जा की आयु में अपने अध्ययन के साथ साथ संस्कारों की भी ऐसी पूरी क्रमबद्ध वो रचना रहे। इसलिए संघ की शाखाएं अपने निकट युवाओं पर, विद्यार्थियों के ऊपर, उन पर संपर्क रहता है। बहुत रुचिपूर्वक वो युवा आता भी है। और हाँ, ये कल्पना कहां तक ठीक है कि उसको डिस्टर्ब करना नहीं होता। जिस प्रकार से संस्कार की हर आयु है, और इस आयु में भी जब वो घर से बाहर रह करके पढ़ाई कर रहा है, उसको और अधिक आत्मीयता, बहुत अधिक जिसको कहें तो मित्रवत संपर्क इनकी जरूरत होती है। इसलिए शाखाओं के साथ जुड़ करके वो खुद सत्संस्कार की इस दिशा में जुड़े रहना चाहता है, और अध्ययन के साथ ये सारी चीजें चलेगी। इसमें कहीं भी कोई डिस्टर्ब वाला ऐसा विषय नहीं है। ऐसे उदाहरण हैं, शाखा चलाने वाले स्वयंसेवक वो शाखा चलाते हुए, प्रतिदिन समाज के लिए काम करते हुए, विभिन्न प्रकार की शाखा के अतिरिक्त भी सामाजिक गतिविधि करते हुए अपनी अपनी कक्षाओं में बहुत अग्रणी भूमिकाओं में है। उनके अंक जो हैं वो उल्लेखनीय हैं। आप परिणाम उठा करके देखिए, विद्यार्थी शाखाओं के जो मुख्य शिक्षक कार्यवाह हैं उनका अपनी अपनी कक्षाओं के अंदर उसमें स्थान क्या है। जितने लोग बड़ी आयु के स्वयंसेवक हैं वो अपने सबके विद्यार्थी जीवन के अंदर वो बहुत मेधावी छात्र रहे हैं, आज समाज जीवन के बहुत महत्वपूर्ण स्थानों पर है, और वो अपने विकास के अंदर संघ को पूरा स्थान देते हैं,
उनका ऐसा मानना है कि मेरे स्वयंसेवक बनने के कारण से मेरा व्यक्तित्व जो है वो विकसित हुआ है। तो राष्ट्रभाव के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये इस प्रकार के सामाजिक कार्यों से भी, इस प्रकार के राष्ट्रभाव से जुड़े रहने के कारण से भी व्यक्ति की प्रतिभाएं विकसित होती है। इसलिए मैं तो ऐसा मानता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपने अध्ययन काल के अंदर ही इसी प्रकार से सामाजिक सरोकार अपना बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रभाव के संस्कारों के लिए इसी समय आप स्वाधीनता संग्राम उठा करके देखिए ना, आप चाहे चाणक्य के कालखंड का, आक्रांता का समय उठा करके देखिए ना, भूमिका किसकी रही है? विद्यार्थियों की रही है, युवाओं की रही है। कैसा देश हमें चाहिए, ये सारी भूमिका ये उसी समय निर्धारित होती है। और इसलिए युवा इस प्रकार का उद्देश्य विहीन केवल विद्यार्थी जीवन वो नहीं जी सकता, अन्यथा वो भटक जाएगा। तो एक उद्देश्यपूर्ण, एक दिशा, एक संस्कार की व्यवस्था, एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण और उसके साथ अपने जीवन का लक्ष्य बना करके अपना स्थान समाज में बनाना, इसकी दिशा देने का काम संघ की शाखाएं, संघ का कार्य कर रहा है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को अपने विद्यार्थी काल में शाखाओं के साथ जुड़ करके, इन व्यवस्थाओं के साथ में जुड़ करके अपने व्यक्तित्व को विकसित करना ही चाहिए। एक देश भर में जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान थे, वहाँ पर अलग अलग प्रकार का पहला देश विरोधी माहौल भी रहा और हिंदुत्व विरोधी माहौल भी रहा। वहाँ की बड़े शिक्षण संस्थानों की दीवारों पर लिख दिया जाता था कि आरएसएस मुर्दाबाद या देश छोड़ो, ब्राह्मण देश छोड़ो, ऐसे कुल मिलाकर के नारे लगते थे। आज वो नारे थोड़े कम भी हुए हैं और थोड़ा परिदृश्य भी बदला है देश भर के अंदर। क्या कहना चाहते हैं आप, इसमें संघ का बड़ा योगदान रहा है या सरकार का योगदान रहा है? कुल मिलाकर के वहाँ की स्थितियाँ ये बदली कैसे? एक बहुत गहराई में जाने से पूर्व यदि सार रूप में मुझे लगता है कि ऐसा समझेंगे तो बहुत आसानी से समझने के लिए है कि जैसे ही प्रकाश का प्रभाव बढ़ता है तो जो तमस है, जो अंधेरा है, वो अपने आप छटने लगता है। इसलिए सज्जन शक्ति, उनकी ताकत बढ़नी चाहिए। प्रकाश है वो जैसे जैसे आएगा उजाला भाग जाएगा। नकारात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं है, सकारात्मकता, सृजनात्मकता वो आनी चाहिए। दुर्भाग्य से स्वाधीनता के बाद में और जो भी कारण रहे, लेकिन संस्थागत रूप से एक स्वच्छंदता के वातावरण कुछ आते गए, कुछ वैचारिक अपने अपने विचार को लेकर के और स्वच्छंदताएं ये स्थापित करने के प्रयास हुए, लेकिन ये कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, इसको रुक नहीं सकते। सहजता क्या है और स्वाभाविकता क्या है? तो स्वाभाविकता इस भारत का एक सांस्कृतिक प्रवाह वो इसी प्रकार का है, यहां सद्गुणों की आराधना है और इसलिए अच्छा होना चाहिए, धर्ममय जीवन होना चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए, बंधुत्व भाव होना चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए, ये दृष्टि सबकी रहती है। तो यहाँ के विद्यार्थी में भी वो सांस्कृतिक मूल तो है ही। कुछ समय के लिए चाहे संभव है कि भ्रमित किया जा सकता है, तो वैचारिकताओं के कारण से कुछ बाहरी विचार को लेकर के या स्वच्छंदताओं को लेकर के या व्यवस्थाओं को लेकर असामाजिक दृष्टि रख करके जिन लोगों ने प्रयास और प्रयत्न किए, उन्होंने देश के संस्थानों के अंदर इस प्रकार का वातावरण बनाने का कोशिश की जिसकी आप वर्णन कर रहे हैं, और उसका रहा भी बहुत स्तर तक। तो निदान यही है कि जैसे 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 राष्ट्रभक्ति नाम का ये जो एक प्रवाह है, ये पवित्र प्रवाह, ये भागीरथी का प्रवाह जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये जो पाप धुलते जाएंगे, ये जो नकारात्मकता का वातावरण या जो अंधकार का सा वातावरण है, विद्यार्थी को भ्रमित करने का वातावरण है, ये छटेगा प्रचंड देशभक्ति के साथ में। और एक जो सांस्कृतिक जीवन मूल्य है उसको जीने वाला विद्यार्थी वर्ग वो तैयार होगा, जो संपूर्ण विश्व शांति का मार्ग वो प्रशस्त करेगा। ऐसी ये सनातन संस्कृति है, यहाँ के शिक्षा संस्थान है। इस दृष्टि से यहाँ का विद्यार्थी वो इस सकारात्मकता की ओर लगातार बढ़ रहा है। बदलने का कारण संघ ही है कुल मिला के, ऐसा, या सरकार का भी प्रभाव रहा है 2014 के बाद में? सरकार, राजकीय कारणों का कोई प्रभाव रहता होगा तो रहता होगा, लेकिन राजकीय कारणों के कारण से ही कुछ बनेगा और बिगड़ जाएगा,
ये संपूर्णता नहीं है। इसके लिए समाज स्तर पर जो प्रयास होने हैं, इसके लिए जो आध्यात्मिकता का स्वरूप आना है, जो राष्ट्रभक्ति के संस्कार आने हैं, वो सरकार केंद्रित नहीं आ सकते। वो वहां पर उपस्थित जो शक्तियां हैं उसके माध्यम से आ सकते हैं, वो संस्कार व्यवस्था के माध्यम से हो सकते हैं। तो ये विद्यार्थियों का, ठीक है, शासकीय व्यवस्थाओं का योगदान होता होगा और होना भी चाहिए, लेकिन वहां पढ़ाने वाले जो आचार्यगण हैं, जो प्राध्यापक हैं, वहां जो विद्यार्थी हैं, इसके अलावा विश्वविद्यालयों के अंदर, वो सभी समाज में ही है, देश की सीमाओं के अंतर्गत ही है। इसलिए अन्य विद्यार्थी भी रहते हैं, सभी के सभी एक विचार को मान करके बाकी सबने मनन चिंतन समाप्त कर दिया, ऐसा नहीं है। तो अन्य विचारों के विद्यार्थी भी हैं। जब उनके विचार की स्वीकार्यता बढ़ी तो धीमे 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 सकारात्मकता आती गई। इसी प्रकार संघ के कार्यकर्ता भी गए, अन्य आध्यात्मिक संगठन है वे भी कार्यरत हैं। हम देखते हैं इस्कॉन की अपनी भूमिका है, वेब्स की अपनी भूमिका है, छात्र संगठन काम करते हैं, राष्ट्रभक्तिपूर्ण तरीके के छात्र संगठन भी हैं, अन्य राजनीतिक करने वाले छात्र संगठन भी हैं, संघ की शाखाएं भी है, विभिन्न आध्यात्मिक धार्मिक छात्र संगठन, इन सबकी भूमिकाएं। अनेक विचारों में से विद्यार्थी भी खुले मन का है, जो विचार उसे प्रभावित करता है और जैसा उसका पारिवारिक संस्कार, समाज में जैसी संस्कार, जैसी उसकी जिसको कहे पोषण हुआ है, और अपनी बुद्धि से वो जिस विचार को उचित मानता है, जिस विचार के साथ उसका तर्क जुड़ता है, उस विचार के साथ में वो चलता भी है। इसलिए निश्चित रूप से सभी का एक योगदान अपन इसमें कह सकते हैं कि सकारात्मक ताकतें बढ़ी तो वातावरण ये हो गया। अपन थोड़ा अभी विजयदशमी अभी अभी संपन्न हुई है, विजयदशमी के कार्यक्रम को चल ही रहे हैं आरएसएस के। तमिलनाडु के अंदर अभी भी हिंदू विरोधी सरकार है और उस सरकार के होने के कारण में कई वर्षों तक संघ के ऊपर बड़े बड़े कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम के ऊपर प्रतिबंध भी लगे, संचलन भी नहीं हुए, कोर्ट के अंदर मामला भी गया, पर अब कुल मिलाकर के कुछ संचलन होने लगे। तो ये कुल मिलाकर के संघ का वहाँ का संघर्ष या वहाँ की सरकार के साथ में जो समन्वय नहीं बैठना, इसका क्या कारण है, ये क्या परिदृश्य है उधर का? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरकारों के साथ समन्वय बैठा करके संघ का काम करते हैं, ऐसा नहीं है। इस देश का अपना एक संविधान है और उस संविधान की व्यवस्थाओं में जितने अन्य संगठनों को अधिकार हैं, जो व्यवस्थाएं तय है, उन व्यवस्थाओं के अंदर वो संघ अपना काम करता है। अपने अपने कारणों से, अपनी अपनी मान्यताओं से रोक टोक करने का प्रयास ये सरकारें करती है। जो इस राष्ट्रभक्ति के प्रवाह के बाधक हैं वो प्रयास करते हैं, क्योंकि उससे उनकी स्वयं के स्वार्थ या व्यक्तिगत जो है उसकी हानि होती है, इस कारण से करते होंगे। तमिलनाडु पहला स्थान नहीं है ऐसा। केरल के संघर्ष सबको मालूम है, जनव्याप्त है। वहाँ की जो वामपंथी सरकार है उसने किस प्रकार के अत्याचार किए हैं, ये अब जनश्रुतियों में है। बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार के साथ साथ संघ की भी और जो आलोचना या संघ के मार्ग के भी बाधक बनने के प्रयास वो करते हैं। लेकिन जैसा कहा कि हम व्यवस्थाओं का पालन करते हुए संवैधानिक व्यवस्थाओं के दायरे में संघ अपना काम करता है। और कोई विरोधी मानता होगा, संघ किसी को अपना विरोधी नहीं मान करके चलता। इसलिए तमिलनाडु में भी संचलन निकलता ही रहा है। राजकीय व्यवस्थाओं ने जब जिद पूर्वक संवैधानिक मार्ग से चलने के बाद भी जब बाधाएं उत्पन्न की तो न्यायिक मार्ग से लेकिन निकला है संचलन। और ये अन्य स्थानों पर भी है, तो उसमें से मार्ग निकालते हुए कहीं पर भी प्रतिक्रिया स्वरूप या संविधान से इतर, व्यवस्थाओं से इतर, कानून व्यवस्थाओं से इतर वो स्वयंसेवकों का स्वभाव नहीं है। संघ के साथ नाम जुड़ा हुआ है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अनुशासित संगठन है। तो जब अनुशासित है तो अनुशासन का यही तात्पर्य है। स्वयंसेवक अनुशासित और मर्यादित जो अपना स्वभाव है उसी पर रहते हैं, और यही तो नित्य की शाखाओं में वो सीखता है। इसलिए संचलन सब जगह निकलते हैं, जहां जहां बाधाएं आती है उन बाधाओं में से मार्ग निकालते हैं, यथा समय, यथा स्थिति, यथा प्रयास।
विजयदशमी का पथ संचलन अभी हुआ और नागपुर का कार्यक्रम रहता है और परम पूजनीय सरसंघ चालक जी मोहन जी भागवत वहाँ कार्यक्रम के अंदर मुख्य वक्ता के रूप में बौद्धिक देते हैं। तो उनका जो बौद्धिक है मैंने कई विजयदशमी से सुन भी रहा हूँ उनका बौद्धिक। उनका जो बौद्धिक है वो कुल मिला करके संघ के स्वयंसेवक या संघ के विचारों को मानने वालों के अलावा भी लोग सुनते हैं कि आरएसएस के प्रमुख क्या बोल रहे हैं विजयदशमी के ऊपर। तो ये विजयदशमी का बौद्धिक कुल मिला करके एक समाज को या संघ के स्वयंसेवकों को दिशा देने के लिए होता है या जैसे कॉमन सारे बौद्धिक होते हैं वैसे ही होता है? ऐसा है कि संघ की 100वें वर्ष में संघ ने प्रवेश किया है। कभी थे अकेले, आज कारवां पूरा साथ है। तो और एक शब्द पहले भी मैंने प्रयोग किया था, उपेक्षा से हम अपेक्षा के दायरे में आ गए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपनी तपस्या है इतनी लंबी एक, उसमें आज समाज जीवन के केंद्र में आकर के खड़ा हो गया। इसलिए पूजनीय सरसंघ चालक जी को देखने और सुनने के लिए केवल भारत नहीं, केवल स्वयंसेवक नहीं, तो समाज का प्रत्येक वर्ग, विशेष रूप से इस देश के अंदर जो गंभीर वर्ग है, गंभीर का तात्पर्य प्रबुद्ध जन जो कहलाते हैं, शिक्षाविद कहलाते हैं, अपने अपने समाज जीवन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिकाओं में है, देश का चयनित वर्ग है, देश का नेतृत्व करने वाला वर्ग है। नेतृत्व का तात्पर्य केवल राजनीतिक नेतृत्व नहीं, तो धार्मिक से लेकर के, सामाजिक से लेकर के, शैक्षिक से लेकर के हर क्षेत्र का जो नेतृत्व है वो भी इस विषयों की दृष्टि रखता है। इतना ही नहीं, तो पूरे विश्व के अंदर जहां जहां पर हिंदू है वे भी सनातन संस्कृति से जुड़े, वे सभी के साथ साथ विश्व के अन्य देशों में भी वो पूजनीय सरसंघ चालक जी को इस विजयदशमी के ऊपर सुनते हैं। और सरसंघ चालक जी का मैं समझता हूं कि जो उद्बोधन है वो समाज के सामने एक चिंतन के बिंदु है कि समाज की दृष्टि किस ओर जानी चाहिए। वो केवल एक संबोधन नहीं है, तो उसमें उन विषयों का स्पष्टीकरण या उन विषयों का प्रगटीकरण संघ के विचार की दृष्टि से जो आवश्यक है, समाज के सामने आने चाहिए, कुछ तात्कालिक विषय हैं, उन सब का वर्णन उसमें आता है। जब हम शक्ति की उपासना की बात करते हैं या शक्ति के प्रदर्शन की बात करते हैं, सज्जन शक्ति की बात करते हैं, हम जब संगठित होने की बात करते हैं तो हमारे संगठित होने के अंदर निहित भाव क्या है? ये किसी को आतंकित करना नहीं है, ये हमारा सशक्तिकरण या हमारा एकत्र होना या हिंदू का संगठित होना, ये किसी और को परेशान करने के लिए नहीं होता कभी भी। क्योंकि हमारा जीवन मूल्य क्या है? हमारा जीवन मूल्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो हमारा संगठित होना ये विश्व शांति के लिए, सबके सुख के लिए आवश्यक है। और जिस प्रकार से, और अपन देखेंगे सरसंघ चालक जी ने कहा अश्वमेव गजम नैव वाला जो श्लोक है वो आप देखेंगे तो कि घोड़े की नहीं, हाथी की नहीं और बाघ की भी नहीं, किसकी? अजापुत्र यानी बकरी के बच्चे की, बकरे की बलि दी जाती है। यानी जो कमजोर होता है ना, कमजोर की देवता भी सहायता नहीं करते, इसलिए सशक्त होना चाहिए। और हिंदू सशक्त होगा तो हिंदू सशक्त होने से क्या होगा, ये मैंने कहा। ये शक्ति का व्याख्या ये पूजनीय सरसंघ चालक जी ने सबके सामने कही है। अब यदि संघ को लेकर के कोई इस प्रकार की बात करता है कि स्वयंसेवक क्या करता है, या हिंदू राष्ट्रवाद या हिंदू संगठन करके क्या करना चाहते हैं, या मॉब लिंचिंग या असहिष्णुता, विभिन्न विभिन्न चीजें, इन सब का समाधान केवल एक है। इन सब चीजों का रिप्लाई वो इसमें मिल गया कि हिंदू का संगठित होना क्यों आवश्यक है। कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। जब बटेंगे तो कटेंगे, तो बटना नहीं है, तो बटना नहीं है तो क्या होना है? संगठित होना है। संगठित क्यों होना है? तो हिंदू का संगठित होना है सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए, विश्व कुटुंबकम के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए। इस कारण से हिंदू का संगठित होना आवश्यक है। और यदि नहीं हुए तो फिर बटने पर कट रहे हैं ना। क्यों कट रहे हैं? देवो दुर्बल घातकम, देवता भी दुर्बल को ही घात करेंगे। दुर्बल हैं तो इसलिए घात होगा हमारे ऊपर।
इसलिए हिंदुओं को संगठित होना है। अब इसमें कहां किसको जाकर के आतंकित करने का विषय है? न हमारे जीवन मूल्यों में, न हमारी कृति में, न हमारे किसी भी कार्य में। उसके बाद भी अगर कोई कहता है तो ये गैर जिम्मेदारी पूर्व उसका कथन है। कुल मिलाकर के समाज जीवन के सामने केवल संघ की व्याख्या नहीं तो शक्ति की व्याख्या करते हुए, जैसे इस बार भी आप देखेंगे तो पंच परिवर्तन के साथ साथ समाज प्रबोधन के लिए, समाज को जो चिंतन करना चाहिए, ऐसे कुछ बिंदुओं का वाचन वो सरसंघ चालक जी के उस उद्बोधन में आता है। ठीक से अगर अपन वाचन करेंगे तो हमें ध्यान में आता है इस विषय पे। एक शक्ति वाला जो उन्होंने व्याख्या की उसको मैंने थोड़ा परिभाषित किया। बाकी ऐसे कई सारे विषय हैं जिनकी और चर्चा हो सकती है। एक सरसंघ चालक जी का बौद्धिक अलवर के अंदर जब प्रवास था तब भी हुआ, और इस बार विजयदशमी उत्सव में भी हुआ कि हिंदू संगठित होगा और प्रतिकार का जो, जहाँ हमारा अगर कोई अ, हिंदू समाज के लिए एक संदेश था कि अगर कहीं पर भी हमले होते हैं या कहीं पर भी ऐसा कुछ होता है तो प्रतिकार पहले स्वयं समाज करे और प्रशासन की आए तब तक समाज की व्यवस्था, उसको लेकर के बड़े मुद्दे भी चले, बड़े देश भर में ऐसे विवाद और ऐसे चर्चा का बड़ा विषय रहा। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या न्यायिक प्रक्रिया आपको आत्मरक्षा का अधिकार नहीं देती है? बिल्कुल, ये बात की थी सरसंघ चालक जी ने, पर फिर भी कुल मिला के बड़ा विषय चला। न्यायिक प्रक्रिया आत्मरक्षा का अधिकार प्रत्येक नागरिक को देती है। यदि मुझ पर त्वरित रूप से कोई आघात होता है, उस समय शासकीय संरक्षण, मैं शासकीय व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह नहीं कर रहा हूं, लेकिन शासकीय संरक्षण मुझे मिले उसमें जितना समय लगेगा, क्या तब तक मुझे प्रतिरक्षा नहीं करनी चाहिए? और एक चेतन समाज, जड़तापूर्ण नहीं, चेतनता युक्त समाज किसे कहेंगे? जो धर्म के लिए जो आवश्यक है उसके लिए, जो पीड़ित है उसके लिए उस समय त्वरित प्रतिकार की स्थिति में आए। उसके लिए शासकीय संरक्षण की जो मर्यादाएं हैं, जितने समय में मिलेगी, जितने समय तक होगी, और आजकल अनेक स्थानों के ऊपर शासकीय जो सहायता है उस पर भी राजनीतिक दृष्टिकोणों का पर्याप्त प्रभाव रहता है। केरल और बंगाल इसके जीते जागते उदाहरण हैं। इस दृष्टि से यदि समाज सक्षम होकर के आत्मरक्षा के अपने अधिकार का उपयोग करता है तो उसमें किसी को चिंतित या उसमें किसी को ऐसा आरोप लगाने की कहां आवश्यकता है? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि हिंदुओं को बिना प्रतिकार किए हुए और आक्रमण का शिकार होते रहना चाहिए? उन्हें चेतना विहीन, चेतना शून्य हो जाना चाहिए? नहीं, हिंदू ऐसा नहीं होगा। हिंदू संगठित होकर के अपना प्रतिकार करे, ऐसी चेतना उसकी वो जागृत रहे, यह प्रयास समाज की सज्जन शक्तियां करेगी। और इसलिए पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा है तो निश्चित रूप से ये उन्होंने समाज के सहज व्यवहार को ही शाब्दिक रूप से रखा है। यही करणीय है एक चेतनता युक्त समाज के लिए। इसलिए मुझे लगता है ये समाज की प्रक्रिया है, शासकीय संरक्षण से पूर्व आत्मरक्षा के अपने संवैधानिक अधिकार का पालन करते हुए। इसे अन्यथा लेने की कोई कारण भी नहीं। विजयदशमी के विजयदशमी के इस परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का जो बौद्धिक हुआ, वो कुल मिलाकर के प्रत्येक विषय को छूता हुआ। जो भी देश भर में घटना घटित हो रही है, देश भर के लिए संदेश, समाज के लिए संदेश, और विकसित भारत की बात भी उन्होंने पूजनीय सरसंघ चालक जी के बौद्धिक में आई है। एक जो बड़ा चर्चा का विषय ये भी रहा कि देश के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष प्रवेश है और वहाँ के पूजनीय सरसंघ चालक जी का बौद्धिक सुनना चाहिए। विकसित भारत का उन्होंने ऐसा उदाहरण देते हुए कहा कि विकसित भारत के लिए उनका जो बौद्धिक है वो सबको मार्गदर्शन देने वाला बौद्धिक है। तो सर, प्रधानमंत्री जी का जो ट्वीट है इसके ऊपर कुछ? प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, मैं समझता हूं कि ये तो 100वें वर्ष में प्रवेश करते हुए ऐसा हुआ है। ऐसा पहले भी किया जा सकता था, आज से ही नहीं। यदि संघ के सरसंघ चालक अभी तक जितने भी रहे हैं, ऐसे सभी सरसंघ चालक हैं, उनका यदि आप उद्बोधन सुनते हैं और वो संरक्षित है, सुन सकते हैं, समाज को एक सकारात्मक दिशा देने, और वो भी भारतीय संस्कृति के प्रकाश में, भारत के विचार के प्रकाश में,
वो हमेशा समाज के मार्गदर्शक है, उनके उद्बोधन, उनके कथन। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए, तो ये बहुत सकारात्मक पहल है। देश की जो जनता है उसको भी ध्यान में आना ही चाहिए। हाँ, दृष्टि केवल इतनी है कि समाज का एक बड़ा वर्ग जो सुनता है, जो भी संघ में नहीं गए, जिनकी जानकारी में नहीं है, उनकी जानकारी में लाने के लिए यदि उनके कथन का भी उपयोग होता है तो अच्छा है। लेकिन वो संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए उनका कथन है और ये सुना ही जाना चाहिए, ये अच्छा है। इसको इस दृष्टि से लेना चाहिए कि देश के प्रधान ने भी कहा है और ये लोग विचार स्वीकार्यता के आधार पर भी इसको देखा जा सकता है। आखिर ये केवल कथन नहीं है, तो 100 वर्ष का अनुभव और धरातलीय अनुभव। किसका अनुभव? ये तथाकथित जो सर्वे एजेंसियां होती है कि एक 100, 200, 500, 1000 लोगों के अंदर सर्वे करा करके और 140 करोड़ भारतीयों के संदर्भ में वो सर्वे प्रस्तुत करते हैं, ऐसा नहीं है। 75,000 शाखाओं के माध्यम से लाखों लाख स्वयंसेवक, वो प्रतिदिन समाज की नब्ज, ये उनके संपर्क में है, वो देखते, सुनते, अनुभव करते हैं। ऐसा अपना संगठन का एक प्रकार है और उसके अनुभवों के आधार पर जो सारा अवलोकन, एक सिंहावलोकन पूरे जिसको कहें तो जगत का है, एक संपूर्ण परिदृश्य का अवलोकन है, उसका सार निकाल करके सबके सामने आगे की एक दिशा के नाते से ये सारा उद्बोधन है। मैं समझता हूँ कि बहुत ऊर्जावान, बहुत दिशा देने वाला, बहुत मार्गदर्शन प्रदान करने वाला, समाधान देने वाला ये उनका उद्बोधन है। तो प्रधानमंत्री का ये कहना भी उचित ही है। आज के पॉडकास्ट में बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। जेएनयू के पथ संचलन से लेकर के विजयादशमी के उत्सव, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के बौद्धिक, और ऐसे ही पॉडकास्ट और ऐसे ही विशिष्ट अतिथियों के साथ में ये कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। सुनते रहिए। नमस्कार।